इन टुडे एनालिसिस सबसे पहले मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम इन पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेकंड हमारे पास रहेगा पाकिस्तान एनर्जी और इंपॉर्टेंस ऑफ टापी प्रोजेक्ट, ईरान पाकिस्तान पीस पाइपलाइन एंड गवादर पोर्ट। देखें, जिस तरह यहां पर मिडल ईस्ट के अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट वॉर देखने को मिली, उसकी वजह से पाकिस्तान के एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। तो ये हम जो है टॉपिक एक न्यू एंगल से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहां पर वुमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट या पॉलिटिक्स, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। यहां पर एक रिपोर्ट है जो हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, उसको भी देखेंगे। लास्ट में जो हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो ये टॉपिक है कि अमेरिकाज इंटरेस्ट इन नेटो अकॉर्डिंग टू केयर स्टारमर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। देखें, ये हमारे जितने भी टॉपिक्स है करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, आईआर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आप अपनी नोट्स मेकिंग भी साथ साथ करते जाएंगे। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन की क्लास के अंदर एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। एंड एज यू नो वेरी वेल, हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं, उनके हम डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर एस्पिरेंट, जो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन है फॉर द होल ईयर रहेगी 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपीके के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, तो वो भी अपनी इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं, डेली बेसिस के ऊपर अपनी नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। देखिए, हमारा पर्पस एक ही है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को यहां पर डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखें, जो आपको पता है कि 2026 के अंदर बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला देखने को मिल रहा है, तो आपको एक कह लें कि छोटी छोटी भी डेवलपमेंट्स जो हो रही है उसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, ये मेन एग्जाम के अंदर हो सकता है जो आप यहां पर छोटी डेवलपमेंट्स हो रही है या कोई आप स्किप कर दिया, आपने उसको ऐड नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि वही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। तो इसलिए कह रहा हूं कि डेली बेसिस के ऊपर जब आप कवर करेंगे चीजों को, नोट्स मेकिंग करेंगे, तो उसके आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तीसरी चीज एक और मैं बताना चाहूंगा यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो नोट्स मेकिंग, ठीक है, अगर आप कहीं से नोट्स ले रहे हैं जो मर्जी करें, लेकिन खुद रिसर्च करें। पहली तो बात यह है कि शॉर्टकट नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं, आपने नोट्स मेकिंग अपने हाथ से करनी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चीजें अपने हाथ से गुजारे, जितना चीजें हाथ से गुजारेंगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, दूसरा आपका जो मेमोरी का ऑर्डर है वो भी सीक्वेंस में हो जाएगा कि ये चीजें यहां पर पहले जो है वो डिस्कस की जा चुकी हैं, या ब्रेन जो है कह ले कि उसके अंदर जो है वो क्या करता है, अपने सेव कर लेता है, ताकि आप दोबारा जब उसके ऊपर काम करते तो आपको ईजी हो जाता है, दोबारा चीजों को रिकॉल करना आपके लिए काफी जो है वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो आपने नोट्स मेकिंग अपने हाथ से करनी है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज बी पॉजिटिव और बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है ताकि आपके लिए और चीजें जो है हम लेकर आ सके और आपकी जो प्रेपरेशन है उसके अंदर अपना रोल प्ले कर सके। ठीक है, तो अब चलते हैं लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट डेली बेसिस के ऊपर एक लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को यहां पर डिस्कस करते हैं, जो हमारे एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। चाहे हमारा एसए का पेपर सीएसएस का है, चाहे हमारा पीएमएस का, दोनों के लिए इक्वली बेनिफिट। अब यहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये है कि भाई सर जी, हम तो जो है मेन एग्जाम के अंदर ऐसे के अंदर लिटरेरी स्टेटमेंट को हम पिक नहीं करने वाले, हम अटेम्प्ट नहीं करने वाले। हालांकि अगर आपको लिटरेरी स्टेटमेंट जो है ना डिकोड करना, अगर आपको ट्रिक आ जाती है ना, ट्रिक आ जाती है, तो आप समझ ले कि और कोई टॉपिक पिक ही नहीं करेंगे, आप ढूंढते फिरेंगे कि मेन एग्जाम के अंदर लिटरेरी स्टेटमेंट हो बस। अगर आपको ट्रिक आ जाए, और ट्रिक कैसे, जब आप 12 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपके पास इतना नॉलेज है, तो आप कहीं से भी आर्गुमेंट, सपोर्टिंग आर्गुमेंट पिक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, यहां पर प्रैक्टिस, डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करें यहां पर। ठीक है, नॉलेज की कमी नहीं है जब आप 12 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। देखें, ठीक है, जब आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात करते हैं तो आपको मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, नोट्स मेकिंग लाजमी करनी पड़ेगी।
देखें, आप करंट अफेयर के नोट्स बना रहे हैं, देन ठीक है कि चलो आपको चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे के लिए भी मटेरियल अलग से उसका प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेफ जोन में जाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं, काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लिटरेरी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो आपको बताना होती है, गाइड करना होती है, जो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जर्मी बेंथम, आपको पता भी है कि ये फाउंडर है मॉडर्न यूटिलिटी के, और ये ब्रिटिश जो है वो फिलोसफर भी रहे और पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और इंपॉर्टेंट ये फिलोसफर भी है। तो ये क्या कहते हैं, इनकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि सॉरी एक मिनट, तो कहते हैं द रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटीज इज कंसिस्टेंसी। बात यहां पर खत्म हो जाती है। हम बात करते हैं ना सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन की बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं, राइटिंग की बात करें, आइडियाज की बात करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करते हैं, लेकिन उस सब चीजों में एक चीज मैटर करती है, क्या? कंसिस्टेंसी। हम डेडिकेशन की भी बात करते हैं, प्रिजर्वेंस, ठीक है, उसके बाद पैशन होना चाहिए, हार्ड वर्क, एफर्ट्स, स्ट्राइव्स, स्ट्रगल्स, ए टू जी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? थोड़ा थोड़ा करें, थोड़ा थोड़ा करें, पर डेली बेसिस के ऊपर करते जाएं, ये आपके लिए इजी रहेगा। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आप जब डेली बेसिस के ऊपर चीजों को स्मूथली लेकर चल रहे हैं, हाइपर नहीं हो रहे, आपको पता है कि मैंने इस टाइम के आप कोई चीज आप कवर नहीं हो रही, तो आपको पता है कि ये टाइम आपने फिक्स किया हो, तब तक जो मैंने इसको कवर कर लेना है, तो हाइपर नहीं होना, ना बर्डन फील करना है। कंसिस्टेंसी है, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, आपको पता है कि हमारा कह लें कि यहां पर अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो यहां पर देख लें कि 4th मंथ चल रहा है, 8 मंथ ऑलमोस्ट 8 to 9th मंथ हमारे रह गया। तो लास्ट वाला जो मंथ है वो अपना रिवीजन वाला होता है, प्रैक्टिस वाला होता है, फोकस ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट नॉलेज को पॉलिश करने का होता है। तो इससे क्या होता है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर यहां पर जो है वो अपने हाथों से नोट करते जाएंगे ना, तो आपको पता होगा कि ये चीज मैंने रिसर्च करके लिखी है, तो देन आपको जो है ना उसके ऊपर इत्मीनान भी रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करें। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको वन बाय वन जो है यहां पर डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसके बारे में। देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे सीएसएस के लिए, करंट अफेयर, आईआर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और बाद में लास्ट में हम बात करेंगे यहां पर वोकैब की। ठीक है, वोकैब डिस्कशन हम लाजमी करते हैं लास्ट में। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो रहेगा यहां पर टैक्स गैप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात कर रहे थे यहां पर जो है कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम की बात करते हैं ना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, तो 3 चीजों के अंदर इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो क्या क्या है वो यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो टैक्स गैप असल जो जहां पर आ रहा है उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सेकंड अगर देखा जाए हमारे पास रहेगा एनर्जी के रिलेटेड। अब एनर्जी के अंदर अगर देखा जाए तो अनफुलफिल्ड जो पोटेंशियल है, यहां पर टापी का प्रोजेक्ट, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा यहां पर तापी का प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा यहां पर ईरान पाकिस्तान जो पीस पाइपलाइन है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ग्वादर जो पोर्ट है। ठीक है, अब एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जो आपके एनर्जी का सोर्सेस है जो आने के स्टेट के अंदर, सबसे पहले यहां पर क्या है, पीस पाइपलाइन, सॉरी पाइपलाइंस होनी चाहिए। सेकंड आपके पास यहां पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर पोर्ट्स, जहां पर आपके जो है वो जितना भी है यहां पर जो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह यहां पर अरेबियन सी से जो पाकिस्तान पेट्रोलियम इंपोर्ट्स करता है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड नंबर पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स। अब इन तीनों की बेस के ऊपर क्या किया जाता है, यहां पर जो है वो एनर्जी को जो है स्टेट के अंदर लाए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम इंपोर्टेंस की बात कर रहे हैं यहां पर ग्वादर पोर्ट की, और यहां पर तापी प्रोजेक्ट की, और यहां पर ईरान पाकिस्तान पीस पाइपलाइन की। इसको अब भी क्यों डिस्कस करना पड़ रहा है, यह इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, यह जमीनी है। अगर यहां पर आज ये पीस पाइपलाइन और टापी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ होता, तो जो जमीन जो हमें यहां पर पाइपलाइन देखने को मिले, तो इजीली जो है हमें आज एनर्जी जो जितने भी हम नेचुरल गैस को इंपोर्ट कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुए, इनकम्प्लीट है, तो उसका फिर नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसके डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो तापी के प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करके मैप के जरिए अंडरस्टैंड करेंगे, स्टैट्स को डिस्कस करेंगे, कब शुरू किया गया प्रोजेक्ट, हिस्टोरिकल थोड़ा सा बैकग्राउंड भी टच देंगे। ठीक है, ग्वादर पोर्ट्स के ऊपर भी, तीनों के ऊपर। ठीक है,
थर्ड नंबर पर हमारे पास है कोटा सिस्टम, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, हम बात करते हैं यहां पर जेंडर इक्वालिटी की, वुमेन इंपावरमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल करते हैं, लेकिन आज का जो एक ही मुद्दा रहेगा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारे पास रहेगा नेविगेटिंग ग्लोबल टेंशन, नेटो, ट्रम्प एंड द स्टेट ऑफ फॉर्मूज। यहां पर जो बात की जा रही है बेसिकली जो अमेरिका के इंटरेस्ट नेटो के अंदर, ठीक है, और जो जिस तरह यहां पर ट्रंप ने कहा कि स्टेट ऑफ फॉर्मूज को ओपन करने के लिए जितने भी नेटो के अलायंस थे उसको बोला कि आप आओ हेल्प करो। लेकिन यहां पर जो केयर स्टारमर की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसने यहां पर क्लियरली कहा था कि ये जो वॉर है ये नेटो के मिशन नहीं है, ये बल्कि क्या है, इजराइल की करदा वॉर, इजराइल की तरफ से जो है ना पेश करदा वॉर है, या उसको स्टार्ट करदा भी आप कह सकते हैं कि उसकी वजह से यहां पर जो उसका एम है, जो बेसिकली वो कहा कभी कभी कहता भी है कि यहां पर जो है वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन या ग्रेटर इजराइल की बात करता है, या इजराइल एक्सपेंशन की जो बात करता है वो। ठीक है, तो अब वो आपके सामने है केस स्टडी, सारे लेबनान, पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक, गाजा, सारे चीजें आपके केस स्टडी आपके सामने ही। अब यहां पर जो ना मामला जो यहां पर है यूरोप कंट्रीज का और यूएसए का नेटो को लेकर। हम पहले बात करते थे यहां पर कि जो है ना कि भी नेटो एक्सपेंशन, ठीक है, जब स्वीडन और फिनलैंड यहां पर ऐड हुआ, लेकिन अब जो है ना सिनेरियो चेंज हो चुका है। यहां पर केयर स्टारमर की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे जितने भी टॉपिक है ये करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और किस तरह है, किस तरह आपने नोट करना है, किस तरह ऐड करना है, ये चीजें भी मैं बताता जाऊंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, आप सिर्फ लेक्चर को देखें, चीजों को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें और हाथ से नोट्स बनाएं। ठीक है, ताकि आपको एक चीज जब मिल रही है ना यहां पर डिस्कशन में, ओपन डिस्कशन में, जहां पे नहीं समझ आ रही तो अपना कमेंट कर लिया करें। ठीक है, लास्ट में आज वोकैब डिस्कस करेंगे, और वोकैब का मैं लाजमी डेली बेसिस के ऊपर बोलता हूं, रिपीट करता हूं बार बार चीज कि भाई वोकैब बैंक बनाए अपना, ताकि राइटिंग स्किल के अंदर आपको वोकैब अगर आपके पास अच्छी है, अच्छी वोकैब मैं पहले भी कहता हूं डजंट मीन कि आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होने चाहिए, बल्कि टॉपिक के रिलेटेड टर्म्स, जॉर्गन्स और वोकैब होनी चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, ताकि आप मेन एग्जाम के अंदर इजीली नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंस को सामने रखते हुए आपको वर्ड को जो है पिक करते जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर वर्ड है एस्केलेशन। अब एस्केलेशन मोस्टली जो यूज किया जाता है वो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है ना। अब यहां पर जिस तरह हमें यहां पर जो कह ले कि एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, तो ये चीज भी है। तो अब ये नेगेटिव सेंस में और पॉजिटिव सेंस दोनों चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि जो टैक्स गैप है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसके पास जो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वन बाय वन जो है यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर जो चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लें। देखिए, टैक्स गैप या टैक्स टू जीडीपी, ठीक है, जितना भी जो टैक्स यहां पर कलेक्ट किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली अगर आप 100 रुपया कोई चीज ले रहे हैं तो उसके ऊपर 15 रुपए टैक्स है या 10 रुपए टैक्स है, उससे क्या होता है कि अपना पूरा जो है वो रेवेन्यू यहां पर जनरेट होता है। लेकिन अब मसला पता है कहां पे आ रहा है, असल जो चीज है, अब यहां पर आईएमएफ बैंक भी कहता है, वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि भाई यहां पर टैक्स बढ़ाए जाए, टैक्स बढ़ाए जाए। अब यहां पर सिस्टम जो आ रहा है, एक तो 3 यहां पर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होने जरूरी है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, वन बाय वन करते जाएंगे। पॉलिसी के जो अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसके बाद लॉज के अंदर जो लॉ है उसके अंदर भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, अब ये किस तरह होगा ये सारी चीजें देखेंगे, इसके साथ कनेक्ट भी करेंगे। लेकिन उसके जो इंपॉर्टेंट है ना, जो टैक्स गैप आ रहा है, जो मेन रीजन कॉजेस क्या है इन स्ट्रक्चरल जो मैं रिफॉर्म्स के अलावा की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो यहां पर इश्यू आ रहा है, इसको है बिल्कुल स्मूथली अंडरस्टैंड करेंगे। सिर्फ आपने वीडियो को देखना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखें कि यहां पर मिस इंटरप्रेटिंग जो टैक्स गैप है, सबसे पहले टैक्स गैप यहां पर किया जाता है, सारा मुद्दा जो है वो जनता के ऊपर डाल दिया जाए। भाई क्या है भी, टैक्स लगाओ और टैक्स लगाओ, लोग टैक्स नहीं दे रहे। ठीक है, अब इस चीज को साइड पर रखें दोनों को, ठीक है, लोग टैक्स नहीं दे रहे, लोगों को ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, ये सारी चीजें। अब यहां पर बात आती है मेन बात आती है पॉलिसी मेकिंग पे, मेन बात आती है यहां पर बदनवानी पे, अकॉर्डिंग टू यहां पर आईएमएफ रिपोर्ट, ठीक है, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट।
ठीक है, वो उसने क्या कहा कि पब्लिक सेक्टर के अंदर भाई करप्शन बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू IMF, ठीक है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक। अब यहां पर क्या हुआ, जो मेन गैप है ना वो देखने को मिल रहा है पॉलिसी मेकिंग, और सेकंड आप क्या कहेंगे यहां पर, करप्शन कह सकते हैं या बदनवानी, जो यहां पर जिसकी वजह से जो यहां पर आवाम से जो पैसा कलेक्ट हो भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं पे जो कम होता हुआ फिर जाके आप समझ रहे हैं, ठीक है, वो जाता है। तो ये चीज है, सबसे पहले इस चीज को यहां पर खत्म करना पड़ेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर 7 to 9% ऑफ GDP टैक्स गैप हमें देखने को मिल रहा है, किसके, एज फ्रेम्ड टैक्स पेयर चीटिंग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैटर। उसके बाद मैट्रिक जो यहां पर डाटा जो यहां पर कलेक्ट किया जा रहा है, सारा चीजें हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि मसला जो है ना डाटा में अदल बदल भी देखने को मिल सकती है, एक चीज तो ये। दूसरा अगर देखा जाए कॉन्फ्लिक्ट्स, इवेजन, अवॉइडेंस एंड पॉलिसी एक्सक्लूजन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब चीजों को यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली पता क्या चीज है कि मसला ये नहीं है कि जो है ना लोग टैक्स नहीं, टैक्स तो जो है चीजों के ऊपर आप देखेंगे हर चीज के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। लोग आप डायरेक्टली तो जाकर जेब से टैक्स नहीं दे रहे हैं ना, वो तो देंगे भी, कोई चीज यहां पर जो है वो परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स है, तो इस तरह जो है टैक्स जाएगा यहां पर, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि यहां पर कि जो आगे टैक्स जा रहा है तो वो आगे जो जाना चाहिए, जहां पर जो है वो कह ले के पहुंचना चाहिए, तो वहां पर जो पहुंचते पहुंचते फिर जो है ना उसके अंदर जो यहां पर कमियां आना शुरू होती है। मेन रीजन है वो ये है कि जो हम यहां पर बात पहले कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पे अगर देखा जाए तो एक चीज तो ये है। दूसरा अगर देखा जाए तो यहां पर पॉलिसी मेकिंग सबसे बड़ा इश्यू है। अगर पॉलिसी बनाई जाए, देखे अब इनफॉर्मल इकोनॉमी आपके स्टेट के अंदर, उसके बाद यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का मसला है कि इनडायरेक्ट टैक्स देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट टैक्स कम यहां पर, उसके बाद एग्जेम्पशंस देखने को मिल रही है, सब्सिडीज देखने को मिल रही है। मैं टैक्स एग्जेम्पशन की बात कर रहा हूं। अब उससे किसको फायदा होता है, यहां पर हमने बात की थी क्रॉनिक कैपिटलिज्म। क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या होता है आपका, क्रॉनिक कैपिटलिज्म होता है जो रिश्तेदारी के मामलात को सामने रखते हुए जितने भी टेंडर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, टैक्स एग्जेम्पशन है, उनको दे दी जाती है, सब्सिडी भी उनको मिल रही है। गरीब आदमी किस चीज में सब्सिडी लेगा आप ये बताएं, उसकी कोई इंडस्ट्री है, उसका कोई यहां पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी बेस के ऊपर मिलेगा, नहीं ना, तो फिर क्या फायदा किसको होगा, यहां पर उसी को ही होगा। तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है यहां पर डीप रूटेड स्ट्रक्चर फ्लॉज की बात करेंगे तो ये तीन चीजें हैं, एग्जेम्पशन, कंसेशन। तो यहां पर कंसेशन आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर चीज क्या है कि वही बात है, एग्जेम्पशन, सब्सिडीज, कंसेशन दे दी जाती है, ठीक है। फायदा किसका हो रहा है, यहां पर एलीट का हो रहा है। तो बाकी जो है वो बेचारे जो टैक्स बर्डन पे किसको पड़ना पड़ेगा, यहां पर बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, आम जनता के ऊपर पड़ेगा। तो अब यहां पर IMF बोलेगा भाई टैक्स को और बढ़ाओ और बढ़ाओ, सब्सिडीज के अगेंस्ट है वो टोटली अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये चीज भी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पावर्टी ड्राइवन सिस्टम है, डिजाइन्ड एक्सक्लूजन, ये चीज भी है। इनएफिशिएंट सिस्टम डिजाइन। अब देखें, एक तो यहां पर सिस्टम की बात कर लें, पॉलिसी की बात कर लें, लॉज की बात कर लें, यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, तो हर जगह पर जो है वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है, जो होने भी चाहिए। असल जो इश्यू आ रहा है ना, असल यहां पर ये तो 2 पॉइंट यहां पर बताए ना कि पॉलिसी मेकिंग में, और ये मेन है भी यही, नो डाउट इसमें, है ना, मेन पॉइंट यही है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज भी देखें कि अगर इन चारों में, तीनों में इंपॉर्टेंट जो है, पॉलिसी में अगर आप स्ट्रक्चर रिफॉर्म लेकर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेकर आते हैं, लॉज के अंदर लाने के लिए बेस्ट क्या है, यहां पर डिजिटल सिस्टम, डिजिटलाइज्ड होना चाहिए यहां पर, ताकि जो यहां पर जो है ना कोई और फायदा ना उठा सके, बल्कि क्या है जो टैक्स है वो सीधा जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में, ठीक है, जो सॉरी स्टेट के अकाउंट में, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फ्लॉज हैं या आप कह लें कि लॉज के अंदर है, तो लॉज को भी यहां पर बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उनके अंदर स्ट्रक्चर रिफॉर्म। जिस तरह रिजिड सिस्टम है ना टैक्स का, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इससे बाहर निकालना पड़ेगा और एक इजी वे देना पड़ेगा जिसके जरिए टैक्स भी पे हो जाए और सारी चीजें चलती है। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करते हैं, जो कैश बेस्ड इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा जो यूज होती है रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर, है ना। तो रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर जो आपके यहां पर कह लें कि जो यूज हो रही है यहां पर कैश बेस्ड इकोनॉमी, तो ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है। तो इससे टैक्स कहां पर आपका आएगा भाई, तो ये भी एक चीज है।
तो अब यहां पर देखा जाए तो ये सारी चीजों को सामने रखते हुए डील करना पड़ेगा। प्रॉब्लमैटिक बेंचमार्किंग, टैक्स टू जीडीपी कंपैरिजन, मिसलीड, नो सिग्नल करेक्ट रेशियो, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चॉइसेस, नॉट टैक्स पेयर गिल्ट, ठीक है। तो यहां पर जो टैक्स पे कर रहा है बेसिकली उसका गिल्ट नहीं है। उसके बाद है यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, यहां पर क्या है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो दो के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ता है जब भी यहां पर टैक्स की बात की जाए। एक तो जो सैलरी जिनको मिलती है ना, जो तबका है पब्लिक, ठीक है, एक तो उनके सैलरीज वाले, उनके तो लिखे हुए, उनके हाथ में पड़े हुए कि भाई जब भी दिल करेगा टैक्स बढ़ाने की बात करेंगे तो जो सैलरी लेने वाले अफराद है उनके ऊपर फोकस रहेगा। दूसरा यहां पर कुछ फर्म है जो यहां पर रजिस्टर्ड है। अब यह गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाता है इनसे टैक्स इसलिए लेना क्योंकि गवर्नमेंट ने तो उनको पैसे पे करने होते हैं, सैलरीज देनी होती है, तो वो अपनी मर्जी से काट लेते हैं। अब यही अगर चीज यहां पर सैलरी के अलावा अडॉप्ट की जाए, है ना, टैक्स सिस्टम के अगर, तो यह मैटर यहां पर सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर जो बर्डन यहां पर सैलरीज वाले अफराद है या फर्म्स के ऊपर है, उससे हटकर भी जो बड़ी इंडस्ट्रीज है यहां पर, उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। मेन चीज है, देखे रेवेन्यू वहां से ही जनरेट होगा ना, जब आप टैक्स एग्जेम्पशन दे देते हैं, सब्सिडी दे देते हैं, वही तो पैसे यहां पर अकाउंट के अंदर आने होते हैं और वही आप सब्सिडी में दे देते हैं। यहां पर फिर रिजर्व क्या बचेंगे आपके पास, ये चीज भी तो है ना। तो अब इक्वली जो है यहां पर ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद है यहां पर हिडन कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस की, रेगुलेटरी एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, एनर्जी प्राइसिंग है, इनएफिशिएंट जुडिशरी है, ठीक है। अब यहां पर जो है ना कुछ चीजें जो है ना ये भी है इंटरनली, ये जनरल सारे पॉइंट्स हमारे पास जो नॉर्मल भी पहले भी रहते हैं, आप भी देते रहते हैं। अब बात करते हैं यहां पर पाथ फॉरवर्ड जो हमारे पास, सबसे पहले हमने बात की थी यहां पर सिंपलर टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, लोग इजीली जो है जाकर टैक्स पे कर दे, कोई भी हर्डल्स ना आए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फ्यूअर एग्जाम्पशंस को कम करना पड़ेगा, जो भी दे वही चीज है जो हम बार बार बात कर रहे थे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, तीनों के अंदर होने चाहिए, कहां पे, पॉलिसी के अंदर, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और लॉज के अंदर। और उसके लिए बेस्ट क्या है यहां पर, डिजिटलाइज सिस्टम, ठीक है, ताकि इसको किया जाए, ताकि जो इससे जान छूट जाए। तो ये हमारा टैक्स सेशन इन पाकिस्तान इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप नोट्स इसके बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है यहां पर पाकिस्तान एनर्जी क्रॉस रोड द अनफुलफिल्ड पोटेंशियल, तो हम बात कर रहे थे टापी प्रोजेक्ट की। उसके बाद यहां पर ग्वादर पोर्ट्स को, और उसके बाद यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, जो ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा मैप के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं और देन जो है हम यहां पर अपने पॉइंट्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईरान और यहां पर जो पाकिस्तान जो पाइपलाइन है इससे स्टार्ट करते हैं। देखें हिस्टोरिकली अगर इसको सबसे पहले देखा जाए तो यहां पर 1994 के अंदर कह सकते हैं या 95 के अंदर क्या हुआ कि ईरान, यहां पर पाकिस्तान और यहां पर इंडिया, यहां पर जो है डिस्कशंस स्टार्ट हो जाती हैं कि जो है यहां पर जो गैस है वो यहां पर दोनों को जरूरत है। ऑब्वियसली बात है, ये जमीनी रास्ता भी है क्योंकि गल्फ स्टेट्स के साथ तो ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है, अरेबियन सी का जो है वो रूट जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वही अरेबियन सी जो आपको पता है क्योस एंड इंस्टेबिलिटी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा पाकिस्तान की कह लें ऑयल सप्लाई के ऊपर, ऑयल एंड गैस सप्लाई के ऊपर। तो अब ये आज प्रोजेक्ट होते तो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़ता। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर इस प्रोजेक्ट को, अब इसके बाद जो यहां पर डेवलपमेंट्स हुई, इसके बाद आपको पता है कि यहां पर कारगिल की वॉर होती है 1999 के अंदर। उसके बाद यहां पर जो है वो कह लें कि आफ्टर 2000 हमें यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि 2008 या 9 के अंदर क्या होता है कि यहां पर इंडिया जो है ना भाई वो विड्रॉ कर लेता है। और विड्रॉ क्यों करता है, कहता है भाई सिक्योरिटी इश्यूज है तो मैं तो विड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। तो वो यहां पर क्या करता है, इंडिया तो कर लेता है यहां पर विड्रॉ। फिर क्या होता है आफ्टर 2 इयर्स, आप कह सकते हैं कि 2010 के अंदर, कब 2010 के अंदर पाकिस्तान और ईरान दोनों डिसाइड करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर या कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम किया जाना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो जो ईरान की तरफ से जो ये प्रोजेक्ट था वो यहां पर कह लें कि 2024 के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ। अब यहां पर इस चीज को देखें, अब जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया ईरान की तरफ से ये बोला जा रहा है कि भाई ये 2 बिलियन, कितना बेसिकली $2 बिलियन जो है ये इसकी कॉस्ट आई है,
आप इसको यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखें यहां से ये आपका सारा ईरान है, यहां पर आपके स्टेट ऑफ फॉर्मूज है, ये आपका सारा अरेबियन सी है, यहां पर पाकिस्तान जो है ट्रेड जितने भी करता है गल्फ स्टेट्स के का करता है, लेकिन इसके अंदर यहां पर क्योस एंड स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। अब यहां पर जो ये पाइपलाइन देखने को मिले, अब यहां पर जो ईरान जो यहां पर हमें पाकिस्तान पाइपलाइन है, इसको क्या बोला जाता है, बेसिकली पीस पाइपलाइन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब अगर यहां पर देखा जाए ये डॉट में, तो यहां पर जो कह ले के जो बू शहर जो यहां पर है ईरान का, जो जिसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, खारग आइलैंड, जहां पर 90% जो है एक्सपोर्ट होता है ऑयल एंड गैस, किसका, ईरान का, जो यहां पर यूएसए ने कहा था कि भाई मैं इसको कैप्चर कर लूंगा खारग आइलैंड, ठीक है। तो अब यहां पर जो है वो शहर से होते हुए ये जो पाइपलाइन है ये आएगी यहां पर जो पाकिस्तान के यहां पर, ठीक है। तो हमें यहां पर देखते हुए ये फिर कहां पर आगे जानी थी, इंडिया के अंदर जानी, लेकिन हुआ क्या कि वो वहां पर नहीं गई, फिर यहां पर जो कराची के साथ भी इसको अटैच करना यहां पर भी, और लेकिन इंडिया तक जानी थी लेकिन नहीं गई। उसकी वजह क्या थी, यहां पर कि इन्होंने विदड्रॉ कर लिया। अब अगर इसकी लेंथ की अगर बात की जाए ना, यहां पर इसकी अप्रोक्सीमेटली है, आप ऑलमोस्ट कर सकते हैं बिलो या कह ले के अबव, ये वर्ड लाजमी यूज करेंगे आप। तो अगर देखा जाए तो 2775 किलोमीटर बोल रहा है, ठीक है। कितना जा रहा है, 2775 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि यहां पर जो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर जो स्टार्ट किया गया 2024 के अंदर, क्या 2024 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम भी इसको 80 किलोमीटर जो है यहां पर क्या करते हैं, इसका कवर करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं 2024 के अंदर। तो 80 किलोमीटर की बात की गई। अब अगर इसकी जो है वो कल सप्लाई की बात की जाए, गैस सप्लाई की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर जो 750, कितना यहां पर 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे जो है इसकी सप्लाई हमें देखने को मिले, जो एनुअली अगर बोला जाए तो 22 जो है ऑलमोस्ट 22 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर जो हम कह सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट क्यों था, इसकी इंपोर्टेंस क्यों बढ़ी, बेसिकली क्योंकि देखें ये तो सारा समुद्री रास्ता है, लेकिन ये एक जमीनी रास्ता है जहां पर पाकिस्तान अपनी एनर्जी की जो यहां पर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है, जो एनर्जी क्राइसिस है उसको यहां पर जो है वो पूरा फुलफिल कर सकता है। तो ये तो है ईरान पीस पाइपलाइन जो हमें यहां पर जो है वो प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, जो इनकम्प्लीट है, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से यहां पर इसको कंप्लीट किया जाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं यहां पर टापी प्रोजेक्ट की, ये इंपॉर्टेंट है, तापी प्रोजेक्ट भी इसके साथ ही है, ऊपर इसको अंडरस्टैंड करते हैं पूरा, ठीक है। देखिए अब आप टापी कह सकते हैं, तापी प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, जैसे आप यहां पर प्रोनाउंस करें इसको, ठीक है। सबसे पहले तो देखा जाए तो यहां पर जो इस प्रोजेक्ट का जो स्टार्ट लिया गया, तापी प्रोजेक्ट से बेसिकली 1990s के अंदर इसका जो है वो डिस्कशंस इसके ऊपर स्टार्ट हो चुकी थी। कब, 1990s के अंदर, कि भाई यहां पर जो है वो यहां पर आप दोनों, पाकिस्तान को भी गैस चाहिए, उसके बाद यहां पर इंडिया को भी चाहिए, अफगानिस्तान को भी जरूरत है, तो भाई यहां पर जो है शुरुआत की गई कि भाई 1990s के अंदर जो है इसकी डिस्कशन यहां पर स्टार्ट हुई कि जो है वो प्रोजेक्ट ऐसा कोई होना चाहिए। तो अब जिस तरह यहां पर कह ले कि चाइना ने क्या किया, सीपैक अपना जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, सीपैक से बीआर प्रोजेक्ट का हिस्सा ही है, बेसिकली 6 कॉरिडोर में से एक है, तो इसका हमें स्टार्ट देखने को मिला। उसके बाद यहां पर जो है वो कह ले कि IMEC, जो यहां पर इंडिया बेसिकली क्या करेगा, यहां पर इंडिया जो है IMEC प्रोजेक्ट जो है यहां पर निकालेगा। तो और ये किसके काउंटर में था, या बेसिकली सीपैक के काउंटर में था, और ये 2023 के अंदर जो इसको स्टैब्लिश किया। अच्छा बात यहां पर दूर चलेगी, लेकिन हम बात कर रहे थे यहां पर तापी प्रोजेक्ट की। देखें 1990s के अंदर इसका जो है वो कह ले कि डिस्कशन स्टार्ट होती है, लेकिन अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कशन करने वाली वो ये है कि 2008 के अंदर, कब, बेसिकली 2008 के अंदर, 2008 के अंदर बेसिकली इसके ऊपर एग्री किया गया, यहां पर तुर्कमेनिस्तान के दरमियान में, अफगानिस्तान के दरमियान में, पाकिस्तान के दरमियान में भी यहां पर जो है इसको जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए 2008 के अंदर। फिर यहां पर क्या हुआ 2010 के अंदर, बात कर रहे हैं यहां पर दिसंबर 2010 की, ठीक है। दिसंबर 2010 के अंदर क्या हुआ, आशकाबाद। अब आशकाबाद बेसिकली जो है वो तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है, ठीक है। तो वहां पर जो है वो कह ले कि यहां पर एग्रीमेंट होता हुआ नजर आया, लेकिन यहां पर तुर्कमेनिस्तान क्या करता है कि ऑफिशियली 2015 के अंदर क्या करता है, यहां पर प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और वो क्या करता है 2019 के अंदर अपना पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट कर लेता है। अब यहां से यहां तक देखेंगे तो ये कंप्लीट है पूरा, ठीक है। वो अपनी यहां पर जो अफगानिस्तान तक जो है ये
यहां तक इसका जो अपनी तरफ जो कंप्लीट है, ठीक है। ये वाला जो अफगानिस्तान का एरिया यहां पर जो है वो हमें इनकम्प्लीट देखने को मिल सकता है यहां पर, ठीक है। तो अब इशू क्या है, अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को भी अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो ये तुर्कमानिस्तान से होता हुआ ये यहाँ पर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से यहाँ पर मुल्तान और फजीका, इंडिया के अंदर जो टाउन है फजीका, वहां पर जो है इसका जो है वो एंडिंग देखने को मिल रही है, ठीक है, फजीका तक। इसकी अगर लेंथ की अगर बात की जाए ना इसकी, तो ये ऑलमोस्ट बनता है 1814 किलोमीटर। कितना बनता है? 1814 किलोमीटर लेंथ इसकी बनती है। अब अगर इसकी गैस की सप्लाई की बात की जाए तो ये तकरीबन 33, कितना 33 जो है यहां पर हमें कह सकते हैं कि बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर की बात कर रहे हैं कि ये हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अब मसला क्या है कि यहां पर जो है वो तुर्कमानिस्तान ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया 2000 का बेसिकली 19 के अंदर, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या रहा है यहां पर अफगानिस्तान का। अब अफगानिस्तान के अंदर मसला क्या है भाई? वॉर ऑन टेरर, सबसे बड़ा जो इश्यू चल रहा है क्या? वॉर ऑन टेरर। अब 20 ईयर्स आपको पता है कि यहां पर जो है वो यूएसए एंड नाटो फोर्सेस जो है अफगानिस्तान के अंदर वॉर लड़के गई हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर जो अफगानिस्तान की तरफ से डिले ही देखने को मिला, तो ये भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब यहां पर सबसे बड़ी हड्डल अगर देखा जाए तो ये यहां पर आता है कि जो है वो अफगानिस्तान। लेकिन अब पाकिस्तान से इसको क्या फायदा हो सकता था जब यहां से गुजर कर यहां से जाने थी, तो इतना ये पाइपलाइन। तो यहां पर पाकिस्तान को जो यहां पर जो ट्रांजिट फीस है, ट्रांजिट फीस का मतलब होता है जो यहां पर गुजरगाह, जो यहां मींस अफगानिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेड करते हैं, तो जो थर्ड ट्रेड रूट यूज किया जाता है वो कौन सा आएगा? पाकिस्तान। तो इसको बोला जाता है ट्रांजिट, जो थर्ड कंट्री से होकर जो रास्ता, जो आप कह लें कि थर्ड कंट्री का जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है सिंपल वर्ड में, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर पाकिस्तान को जो यहां पर ट्रांजिट फीस जो रिसीव होनी थी वो 700 से 800 मिलियन, कितना 700 से 800 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को रिसीव होने थे। लेकिन हुआ क्या कि ये प्रोजेक्ट भी इनकम्प्लीट पड़ा है। अब इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करें कि जो यहां पर ग्वादर पोर्ट से, अब ग्वादर पोर्ट को देख लेते हैं थोड़ा, उसकी इंपोर्टेंस को। अब ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये इसलिए हमारा डिस्कशन हो रही है ताकि ये जो जितना भी हमें समुद्री रास्ते से ट्रेड करनी पड़ती है, ये हमारे पास जमीनी पाइपलाइन है कि अगर कहीं पर कभी मसला हो जाता है यहां पर वॉर का, तो एक है कि आपका जो है वो पाइपलाइन के जरिए जो है आपके एनर्जी जो क्राइसिस है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सकता है डिमांड को। अब यहां पर अगर देखा जाए तो आपको पता है कि यहां पर आपका ग्वादर पोर्ट आ जाएगी, और यहां पर आपको पता है कि जो आपको ईरान की सिस्तान की तरफ से चाबहार पोर्ट जो ऑलमोस्ट जो बोल रहा है 72 कह लेकर 76 किलोमीटर हमें देखने को मिल सकता, 72 to 76 किलोमीटर देखें। अगर आप यहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो इंपोर्टेंस जो ग्वादर की इंपोर्टेंस है, तो वो ग्वादर की इंपोर्टेंस बेसिकली 1954 के अंदर ही पता चल गई थी। कब? 1954 के अंदर इसकी पता चल गई थी, ठीक है, इंपोर्टेंस का। लेकिन अब आप ये बताएंगे, कमेंट के अंदर बताएंगे कि ग्वादर जो है यहां पर पोर्ट, वो बेसिकली यहां पर किस कंट्री से ली गई, कितने में ली गई, और कौन सी डेट को ली गई पाकिस्तान के। आप ये कमेंट के अंदर बताएंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान ने बेसिकली किससे खरीदा, ठीक है। तो यहां पर आप तीनों चीजें यहां पर बताएंगे, ठीक है। इसकी इंपोर्टेंस क्या हुआ, फिर यहां पर क्या हुआ कि 2002 के अंदर क्या हुआ, यहां पर 2002 के अंदर यहां पर इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। फिर जो हमें लेटर ऑन क्या देखने को मिलता है 2013 के बाद, जब यहां पर सीपैक का प्रोजेक्ट देखने को मिलता है 2015 के बाद भी, तो फिर जो है यहां पर इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर चाबहार पोर्ट के ऊपर इंडिया जो है इधर से यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 6 मंथ की एग्जाम्पशन मिली, लेकिन फिर जो है वहाँ पर विड्रॉ कर ली गई, या उसके ऊपर ये था कि ईरान के अंदर और मिडल ईस्ट का मामला शुरू हो गया, यहाँ पर ईरान के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिले। तो इस तरह जो है वो फिर जो है यहाँ पर काम रुक गया, जो यूएसए की तरफ से सैंक्शंस लगाए गए थे। अब यहाँ पर जो इसके अंदर सबसे बड़ी हर्डल्स है ना ये प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे सैंक्शंस का भी रोल है। जिस तरह यहाँ पर आपको पता है कि ईरान के अंदर जो ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जो है यूएसए और ईरान के जो है यहाँ पर टसल देखने को मिली, जिस तरह 2025 के अंदर इनके दरमियान में 12 डे वॉर भी हुई, तो ये इनके दरमियान में यहाँ पर टसल देखने को मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सैंक्शंस की वजह से भी ये प्रोजेक्ट जो है वो इनकम्प्लीट रहे। तो ये इंपॉर्टेंस है इसके। अब जो है इसके थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको चीज़ें जो है यहाँ पर
और फर्दर जो है समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए अब चीजें तो हम ऑलरेडी सारी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अब सबसे पहले तो देखें जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की जाए तो, है ना। अब जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की जाए तो आपको पता है कि जो वेस्टर्न फ्लैंक है, एक तो अरेबियन सी के जरिए पूरे ट्रेड होती है पाकिस्तान की। ठीक है, हम आ रहे हैं उस तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन एक तो तरफ तो यहाँ पर क्या था, ट्रेड होती है पूरी अरेबियन सी के साथ, गल्फ स्टेट्स के साथ। ठीक है, लेकिन अब वो भी यहाँ पर जो है वो बंद, उसकी वजह क्या है कि वॉर। थर्ड सेकंड अगर देखा जाए तो ईरान के साथ तो वॉर लगी, तो ईरान जो है यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान का। अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स इश्यूज, अफगानिस्तान इंडिया का टाई देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये भी है। तो अब अगर बात करें ना यहाँ पर जो लोकेशन है पाकिस्तान की यहाँ पर, तो इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए एक तरफ तो यहाँ पर इंडिया, तो जिसके साथ जो है वो कह ले के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिली इंडिया यूएसए की, यूएसए और इंडिया। दूसरा अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना का टसल, ठीक है, आपस में। उसके बाद अगर तीसरी चीज देखी जाए तो यहां पर चाइना का बॉर्डर शेयर है पाकिस्तान के साथ, तो चाइना और यूएसए का कंपटीशन। उसके बाद अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो यूएसए का इंटरेस्ट क्या था यहां पर, तो यूएसए यहां पर 20 इयर्स वॉर एंड टेरर लड़के गया, तो पाकिस्तान भी इसके अंदर था। ठीक है, और लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर विथड्रॉ भी करवाया यहां पर, ठीक है, चीजों को यहां पर जो यूएसए फोर्सेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर ईरान का मैटर है। अब ईरान के अंदर जो है ऑलरेडी यूएसए, इजराइल और ईरान की वॉर देखने को मिली, और पाकिस्तान ने बैक चैनल यूज करते हुए जो है वो टेम्परेरी सीज फायर करवाई। और आज जो टुडे अगर बोला जाए तो वो जो है वो कह ले के इस्लामाबाद के अंदर निगोशिएशंस भी देखने को मिल रहे हैं, यूएसए, ईरान और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान एज ए जो है वो कह ले के बैक चैनल जो फैसिलिटेटर काम कर रहा है, इन दोनों को आपस में टेबल टॉक करवा के जो भी निगोशिएशंस है फाइनल होगी। लेकिन ये है 15 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स है, वो सारी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो है वो हम लोकेशन की बात कर रहे थे, देखा जाए तो पाकिस्तान की यहाँ पर लोकेशन काफी इंपोर्टेंस बढ़ चुकी है। और आप देखें जिस तरह यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एनर्जी के जो क्राइसिस पाकिस्तान को फेस करना पड़ा, एकदम से फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाना पड़ी, सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पर देखें जब आपकी एनर्जी के जब आपके प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली बात है फिर आपका यहाँ पर देखेंगे ऑयल एंड गैस की, पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा, उसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, कुव्वत खरीद कम होगी। उसके बाद अगर देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलरेडी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी है, तो ऑलरेडी चैलेंजेस है। अगर ये टापी प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो ये ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, पीस पाइपलाइन और ये टापी का प्रोजेक्ट एंड ग्वादर पोर्ट, अगर ये प्रॉपर जो है यहाँ पर काम अगर करना शुरू कर देना प्रॉपर और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो पाकिस्तान को जो है नेक्स्ट जो है वो कल के जो एनर्जी इश्यूज है वो सामना नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जमीनी रास्ता है। ठीक है, और जमीनी रास्ते से जो है वो पाकिस्तान तक जो है वो ऑयल सप्लाई जो है गैस सप्लाई जो है वो हो सकती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसलिए। तो और बाकी जो है ग्वादर पोर्ट का आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट के अंदर। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि आपका अभी मैंने बता दिया कि आपका जो देख ले शॉर्टेज हो रही है, यहाँ पर ऑयल गैस की शॉर्टेज है। अब कतर से यहाँ पर एलपीजी वाला मामला था वो ले, उन्होंने यहाँ पर फोर्स मेजोर को यूज करते हुए सस्पेंड कर दिया। तो सारे मैटर हैं, ये नेगेटिव इंपैक्ट भी इसके पड़े। पॉलिसी मेजर्स की बात की जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर सैंक्शंस जो हमें यहाँ पर रिलैक्सेशन, ओपन द डोर, जिस तरह यहाँ पर अगर सैंक्शन कम होते हैं तो पाकिस्तान जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करे। उसके बाद अगर देखा जाए सेकंड हमारे पास जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिस तरह पाकिस्तान एज ए डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, एज ए फैसिलिटेटर आप कह सकते हैं, या एज ए मीडिएटर रोल भी प्ले कर रहा है कि दोनों के दरमियान में यहाँ पर सुलह करवा रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए अपॉर्चुनिटी वाइज चाइल्ड प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको दोबारा जो है यहाँ पर बनाया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे करंट अफेयर के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए, इकोनॉमी के लिए, एनर्जी के लिए। तो आप इसके जो है नोट्स मेकिंग लाजमी करें। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट कह सकते हैं या पॉलिटिक्स कह सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन की भी करते आए हैं। ठीक है, बाकी फंडामेंटल जितने भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी फंडामेंटल डिमांड्स हैं, जब फंडामेंटल्स आप कह सकें उनके राइट्स हैं, तो वो सब बात करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर करने वाले हैं पॉलिटिक्स के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। अब दुनिया के अंदर अगर देखा ना, पार्लियामेंट अगर इंडेक्स उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो स्टेट ऑफ हेड, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा जो वुमेन आपको देखने को मिलेगी, कहां पर देखने को मिलेगी, सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री जितने भी आप कहेंगे यहाँ पर वही आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो उससे अगर अलावा अगर बात की जाए तो आइसलैंड आप देखेंगे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, डेनमार्क है, नीदरलैंड आप देखेंगे,
नॉर्वे देखेंगे, नॉर्वे के तो आपको पता है कि यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद डेनमार्क का भी आपको पता है कि यहाँ पर जो हमें फ्रेडरिक्सन जो प्राइम मिनिस्टर देखने को मिली, जो यहाँ पर जब यूएसए ने कहा था भाई हमें जो है वो ग्रीनलैंड चाहिए, तो उस वक्त भी देख रहे हो। लेकिन बात ये एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, लेकिन इन केस ऑफ पाकिस्तान बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर जो हमें फिफान जो रिपोर्ट के मुताबिक, अब फिफान रिपोर्ट का मतलब कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की बात की जा रही है, ठीक है। उसके मुताबिक अगर देखा जाए एक्सीडेंट एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं कि 20% अगर देखा जाए तो यहां पर सेनेट के अंदर जो एजेंडास पेश किए गए वो यहां पर वुमेन्स की तरफ किए गए, जो हमें 18% जो है सीट्स शेयर सरपासिंग होते हुए नजर आए। लेकिन एक चीज और के उन 12 जो 12 वर्सेस 11, 12 जो एजेंडाज है वो वुमेन्स की तरफ से पेश किए गए, ये भी एक इंपॉर्टेंट, तो ये एक बेहतरी आई। लेकिन हडल कहां पर है इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए डाइवर्स पॉलिसी फोकस है, ओवर हाफ एजेंडा नेशनल लेवल कंसर्न बियॉन्ड वुमेन्स इश्यू स्टीरियोटाइप्स। अब देखें अब भी बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह यहां पर वुमेन्स को अपना जिस तरह प्लेस मिलनी चाहिए और जिस तरह डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूजन होना चाहिए, इनकी इंक्लूजन होनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिलती, वही बात की जा रही। परसिस्टेंट हर्डल्स की बात की जाए, सेनेट्स जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस स्कोर अगर बात की जाए तो 0.09 है। वुमेन्स इनिशिएटिव रिसीव लेस अटेंशन। अब यहां पर दो चीजें, एक तो कुछ तो वुमेन जो पार्लियामेंटेरियन है वो तो बोलती नहीं है, ठीक है, वो तो डिबेट ही नहीं करती। उनमें से चंद एक है जो डिबेट करती है, अब उनको भी अटेंशन नहीं दी जाती, ये भी एक चीज है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहां पर चीज क्या है कि जो भी वुमेन यहां पर पार्लियामेंट के अंदर आती है वो कोटा सिस्टम के अंदर आ रही है, ओपन मेरिट पे नहीं आ रही। सबसे इशू ये भी है बड़ा। अब जब यहां पर ओपन मेरिट पे वुमेन एक जो है यहां पर हमें पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिले सिर्फ जो इलेक्ट, लेकिन बाकी जो है कोटा सिस्टम जो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब कोटा सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पर वुमेन्स जो है वो इलेक्ट होकर आ रही हैं, वैसे जो है अगर देखा जाए तो ओपन मेरिट जितना होना चाहिए उस तरह देखने को नहीं मिलता। तो ये भी एक जो है वो हर्डल आप कह सकते हैं। यहां पर पार्टी लेवल कंस्ट्रेंट्स की बात की जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर जो टिकट्स हैं वो बेसिकली किसको दिए जाते हैं, यहां पर जो है वो कह लें कि जितने भी मैन हैं उनको यहाँ पर टिकट्स दे दिए जाते हैं, जो वुमेन्स हैं उनको टिकट्स नहीं दिए जाते। तो ये भी एक यहाँ पर चीजें भी कंप्रोमाइज होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिस्करेजमेंट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ये भी चीज है। उसके बाद पाथ टू रिफॉर्म्स की पार्टी मस्ट प्रमोट वुमेन्स जनरल सीट्स कैंडिडेट्स। अब यहां पर जनरल सीट्स भी होनी चाहिए, ये बात की जा रही है कि यहां पर पार्लियामेंट के अंदर जनरल सीट्स होना जरूरी है। तो देखें यहां पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वुमेन्स अपना रोल प्ले कर सकती है। देखें दुनिया के हेड ऑफ स्टेट है या ना, दुनिया की स्टेट्स हेड ऑफ स्टेट्स भी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अब यहां पर जो है वो कह लें कि इनको जो है जनरल सीट की तरफ लेकर आना पड़ेगा ताकि ये डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूजन हो, ताकि यहाँ पर जो वुमेन एम्पावरमेंट जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर श्योर हो सके। तो ये चीज़ है बेसिकली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर जस्ट एक पॉइंट इसका कवर किया वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करेंगे अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसकी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है कि यूएसए इंटरेस्ट इन नेटो एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू केयर स्टारमर, ठीक है। तो केयर स्टारमर ने क्या कहा कि नेटो के अंदर देखे एक चीज तो है, देखे अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तरफ तो जो यहां पर यूरोप को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, जो अहमियत वो अब यहां पर जो है कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज होते हुए नजर आई अकॉर्डिंग टू यूरोप, ठीक है। अब उसके पीछे अब क्या था कि हम जो पहले भी डिस्कशन इसके ऊपर कर चुके हैं कि देखे जिस तरह यहाँ पर ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स आई कि यहाँ पर जो है एक तो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो डिफेंस के ऊपर काम खर्च करते हैं, दूसरा ये मिशन के अंदर जो है वो जाते भी हैं तो जिनमें से जाते हैं वो भी थोड़े पीछे रह जाते हैं, ठीक है, थोड़े आगे जाते हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट देखने को मिली। फिर यहाँ पर केयर स्टारमर की तरफ से ये भी जो है वो कहा जाता रहा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया एंड एक्सपर्ट, आप देखेंगे, ठीक है। तो वो यही आपको ये बताते हुए नजर आएंगे बेसिकली कि जो केयर स्टारमर की तरफ से यह भी कहा गया कि भाई जो नेटो का यहाँ पर मिशन स्टार्ट किया वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर हमारे नौजवान भी यहाँ पर मारे गए। तो इस तरह जो इनके अंदर टसल देखने को मिली जब यहाँ पर ग्रीनलैंड का जो मसला चला और यहाँ पर जो यूएसए की पॉलिसी देखने को मिली, ठीक है। तो केयर जो यहाँ पर केयर स्टारमर है, फ्रेडरिक मर्ज है, या यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन है, या यहाँ पर मारियो ड्रैगी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं इटली के, और उसके बाद जिस तरह यहाँ पर मार्क कार्नी जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी यहाँ पर जिस तरह स्टेटमेंट्स दी। तो अगर एक तरफ अगर देखा जाए तो अब जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस है, जो टाई है, वो यहाँ पर डिसफंक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि दोनों के दरमियान में यहाँ पर
जो है वो कह ले के जो मेन चीज यहाँ पर चल रही है वो था, यहाँ पर यूएसए ने ग्रीनलैंड के ऊपर जब बात की कि मैं परचेज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो 8 यूरोपियन कंट्रीज उन्होंने कहा भाई ये तो कह ले के जो नेटो के जो वो आर्टिकल के जो वायलेशन है ये आप नहीं कर सकते। तो इस मसले को लेकर फिर इनके दरमियान में तजाद हुआ। फिर मसला कब कहां से बढ़ता जा रहा है, जिस तरह बार बार जो अब ट्रंप की स्टेटमेंट से आपको पता ही है। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर कह ले कि मिडिल ईस्ट के अंदर जब मामला चला तो ट्रंप ने कहा कि पहले तो दुनिया वालों को बुलाया कि भाई आप आओ, फिर यहाँ पर नेटो अलायंस को बुलाया आप आओ। लेकिन यहाँ पर फ्रेडरिक मर्ज की आप स्टेटमेंट चेक करें, उसने कहा कि भाई हम जो है इस हमारा मिशन ये नेटो का मिशन नहीं है, ये हम आपके साथ एज अलाई स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये नेटो का मिशन नहीं है, इजराइल की वॉर है। ठीक है, उसके बाद केयर स्टारमर की तरफ से भी यही चीजें कही। तो यहां से जो है ना इनके दरमियान में जो है वो काफी जो है वो कह ले कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पर बिल्ड होती है। एक चीज है कि यहां पर नेटो का अलायंस ये टूट नहीं सकता, क्योंकि इतना ये आपस में ही एक इस तरह का ये जुड़ा हुआ है, इंबेडेड है कि ये टूट नहीं सकता फिलहाल। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो है ना एक दूसरे के तहफुजात वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है कि अब यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं कि हम अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग करें और उसके बाद जो है ना अपने पांव के ऊपर खुद खड़े हों। अब ये चीज उन्होंने, और इसी को सामने रखते हुए इन्होंने क्या किया, यहां पर फिर फ्रेडरिक मर्ज भी आपको चाइना का विजिट करते हुए नजर आए। फिर इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील भी साइन किया गया यूरोप की तरफ से। फिर यहां पर जो केयर स्टारमर ने भी चाइना का विजिट किया। मार्क कार्नी ने 8 साल के बाद आफ्टर 8 ईयर्स आफ्टर 2018 के बाद विजिट किया यहां पर चाइना का। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो अब केयर स्टारमर की तरफ से यह कहा गया कि जो नेटो बेसिकली यहां पर यूएसए का इंटरेस्ट है, जहां पर इसका दिल करता है भाई वहां पर मिशन शुरू कर लेते हैं, हम कहां पर जाए, हो सकता है कि उस स्टेट के साथ हमारे भी रिलेशन हो। अब यूरोप का मसला पता क्या है, ये एक तो तरफ तो यहां पर रशिया और यहां पर जो कह लेके यूक्रेन वाला मसला है, तो यूक्रेन वाला मसला है तो पूरे सैंक्शंस लगा दिए यूरोप ने मिलकर यूएसए के साथ रशिया के ऊपर। तो यहां पर जो यूरोप इंपोर्ट करता था 40 to 60% अपना जो एनर्जी इंपोर्ट करता था रशिया से, वो भी बंद। अब दूसरा उनके पास जरिया था यहां पर गल्फ स्टेट्स का, मिडिल ईस्ट के अंदर, तो वो भी यहां पर आप देख ले कि यहां पर क्राइसिस एंड वो भी आप देख रहे कि यहां पर वॉर देखने को मिली यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद। तो यहां से क्या हुआ कि जो कह ले कि जो यूरोप था उसके अंदर जो है 50% जो है वो प्राइसेस बढ़ते हुए भी नजर आए। तो एक चीज ये भी है। तो अब ये हमारे पास जो पॉइंट है नोट करते जाएंगे आप साथ साथ के क्या चीजें बेसिकली केयर स्टारमर की तरफ से। देखिए केयर स्टारमर जो है अगर देखा जाए तो यहां पर 3 डे का विजिट आते हैं गल्फ टूर, ठीक है, और ये कतर से वापस जाते हुए बेसिकली इनकी ये स्टेटमेंट है यहां पर, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिप्लोमेसी ऑन गल्फ टूर। अब यहां पर इन्होंने एक और चीज भी कही है कि यहां पर जो है वो कह ले यूके कोलिशन बिल्डिंग, यूके जो है वो कह ले 30 मेंबर्स के ऊपर बेस कर कोलिशन बनाने जा रहा है, जो बेसिकली डिप्लोमेसी और जितने भी कह ले कि यहाँ पर मिलिट्री प्लानिंग भी होगी, यहाँ पर मंसूबे भी होंगे, स्ट्रैटेजीज भी होंगी, और इससे क्या किया जाएगा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको भी ओपन किया जाएगा, बहाल किया जाएगा, बेसिकली ये कहा गया। उसके बाद ट्रंप्स चैलेंज टू अलायंस, आपको पता है कि यहाँ पर केयर स्टारमर की तरफ से कहा गया कि भाई चैलेंज किया गया ट्रंप की तरफ से, जिस तरह हमने पहले डिस्कशन की एनर्जी मार्केट फ्रस्ट्रेशन का अगर देखा जाए तो अब रशिया और यहाँ पर यूक्रेन से भी एनर्जी को यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, यूरोप इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, और गल्फ स्टेट्स में वॉर, तो सारा इंपैक्ट जो देखने को मिला जो वो गल्फ स्टेट्स के ऊपर, सॉरी जो आपका यूरोप के ऊपर देखने को मिला था। अब यूरोप जो है यहाँ पर बार बार कह रहा है कि भाई इस वॉर को रोको, हमारा जो है यहाँ पर जो कह ले के जो है इकोनॉमी भी डाउन जा रही है, प्राइसेस यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो है अब ये यूरोप जो है थोड़ा नाराज नजर आता है यहाँ पर ट्रंप से। उसकी वजह भी है तो भाई दोनों जहां पर वो कहते हैं कि जहां पर कह ले के नेटो का मिशन जो शुरू करते हैं वहां पर हमारे इंटरेस्ट ही नहीं होता, हमारा नहीं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, मतलब हमारे उसकी स्टेट के साथ रिलेशन होते हैं, लेकिन यूएसए क्या करता है वहां पर शुरू कर देता है, तो इससे क्या होता है हमारा भी लॉस होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पर जो है वो इस सामने रखते हुए फिर ये जितने भी आज पॉलिटिकल लीडरशिप है यूरोप की, तो वो अब एक साइड पर वो कह रहे हैं कि भाई जो है ना अब हम अपने पांव पर खड़ा होना चाहते हैं। तो इस तरह जो 30 जो यहाँ पर कोलेशन बिल्डिंग की भी बात की जा रही है, ये भी एक चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप डिस्कस यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेटोज इन अमेरिकाज यूरोप इंटरेस्ट, ये सारे यूरोपियंस मस्ट इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन शेयर है। तो यहाँ पर भी किया गया कि जिस तरह ट्रंप की तरफ से कहा गया कि जो नेटो का अंदर जो डिफेंस बजट है वो भी कम शेयर करता है, लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके अंदर भी डिफेंस बजट को बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि केयर स्टारमर ने ये बात भी कही कि ये वही नेटो है जिसने हमें दहाइयों से बचाकर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट इसको लाजमी करेंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं, हमारे पास वोकैब है, वोकैब के हम मीनिंग्स भी अंडरस्टैंड करते हैं, सिनोनिम्स भी डिस्कस करते हैं और एंटोनिम्स भी हम डिस्कस करते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब क्या था, सिवियर मेंटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग थिंकिंग और परसेप्शन बिहेवियर। जो बीमारी होती है, दिमागी बीमारी को बोला जाता है, जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसको बोला जाता है। सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, साइकोसिस बोल सकते हैं या मेंटल डिसऑर्डर। उल्टा एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा, मेंटल हेल्थ या स्टेबिलिटी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब होता है शफा देने वाला है, जिसके जो किसी को हीलिंग दे सकता हो, जिसको किसी का इलाज कर सकता हो, हैविंग द पावर टू हील और क्योर, ठीक है। तो हीलिंग और रेमेडियल आप बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, हार्मफुल या एग्रीवेटिंग आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन बोला जाता है शदीद किस्म की गुर्बत को बोला जाता है। पॉवर्टी को बोल सकते हैं आप, एक्सट्रीम पॉवर्टी या लैक ऑफ बेसिक नीड्स, ठीक है, पॉवर्टी या डिप्राइवेशन, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद उल्टा क्या बनेगा, वेल्थ या एफ्लुएंस आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, डैम्पन। डैम्पन मींस क्या होता है, बेसिकली टू रिड्यूस इंटेंसिटी, किसी की शिद्दत को कम कर देना, ठीक है। मेक लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक, कमजोर कर देना, ठीक है, वीकन या रिड्यूस कम कर देना। उल्टा क्या बनेगा, इंटेंसिफाई या स्ट्रेंथन कर देना, मजबूत कर देना फर्दर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रिट्रीवल। रिट्रीवल मींस क्या होता है, ये आपको पता ही है, टू एक्ट ऑफ गेटिंग समथिंग बैक, जिसको वापस हासिल किया जा सकता है उसको बोला जाता है। तो रिकवरी या रिक्लेमिंग आप बोल सकते हैं। तो उल्टा क्या बनेगा, लॉस या फॉरफीचर आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इरोनियस। इरोनियस मींस क्या होता है, इनकरेक्ट और मिस्टेकन, जो गलत हो उसको बोला जाता है इनकरेक्ट या मिस्टेकन। और एंटोनिम क्या बनेगा, करेक्ट या एक्यूरेट आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, सिडेशन। सिडेशन मींस क्या होता है यहाँ पर, स्टेट ऑफ कॉम और स्लीप इंड्यूस्ड बाय ड्रग्स, ठीक है, जो गनुदगी की हालत में होता है, जो बेहोशी की हालत में होता है उसको बोला जाता है। आप कामिंग बोल सकते हैं या ट्रैंकुलाइजेशन आप इसको बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, स्टिमुलेशन या अलर्टनेस आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, लंपिंग। लंपिंग क्या होता है, ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर विदाउट, ठीक है, विदाउट तो कह लेके फर्क किए चीजों को क्या करना, इकट्ठा करने को बोला जाता है एक जगह पर, ठीक है। ग्रुपिंग करना, कंबाइनिंग, सेपरेटिंग या डिस्टिंग्विशिंग आप कहेंगे यहाँ पर जब एंटोनिम की बात करेंगे। इवेजन। इवेजन का मतलब होता है बचाव, निकल कर भाग जाना, बच कर निकल जाना, ठीक है। अवॉइडिंग समथिंग, ठीक है, अवॉइड करना किसी चीज को, ठीक है, स्पेशली ट्रूथ और ड्यूटी, ठीक है। अवॉइडेंस या स्केप, बच कर निकल भाग जाने को बोला जाता है बेसिकली। कन्फ्रंटेशन या कंप्लायंस उल्टा बनेगा इसका, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, ऑनरस। ऑनरस क्या है यहाँ पर, वनरस नहीं है, ऑनरस। ऑनरस मींस क्या, बर्डनसम्स आर डिफिकल्ट टू एंड्योर्स, ठीक है, भारी भरकम को बोला जाता है बेसिकली, बर्डनसम या टैक्सिंग, इजी या एफर्टलेस। तो यहाँ पर जितना भी हमने यहाँ पर डिस्कशंस किया है, नोट्स मेकिंग अपनी लाजमी करते जाएं। आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।